हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। अगेन आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे, जहाँ पर हम आज हमारी जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड टॉपिक है। और आप ये भी कह सकते हैं इसके फॉर्मूला रिवीजन का पार्ट 2 है। और ये वीडियो स्पेशली हमारे नीट के बच्चों के लिए है। और आज हम सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे बच्चों। जो नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, एक बार मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये वाले, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। और इससे पहले मैंने आपको स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर और सर्कुलर रूप से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और मैग्नेटिज्म में जो हमारा ये फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है उसके अंदर आपको मैग्नेटिज्म नाम से वो चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड का केस क्या होगा। ये मेरा आज का पहला टॉपिक है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो जीरो कब होगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। देखो बच्चों, जब किसी कोई भी सर्किट है, कोई भी क्लोज सर्किट है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, और इसमें क्या हुआ, इस साइड से करंट आई और सबकी डायरेक्शन अगर लेफ्ट से राइट हो रही है तो लेफ्ट से राइट ही हो जाए। अगर यहाँ डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो उस केस में आप नहीं कह सकते हो कि भैया यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो जीरो होगा। समझ रहे हैं? अगर बी ओ पे जीरो है वो तभी होगा जब किसी भी सर्किट में या किसी भी क्लोज शेप में आपकी सिमेट्री मेंटेन हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रायंगल है। अब इसके अगर सेंटर पे, यहाँ पे सेंट्रोइड पे मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से करंट आ रही है तो सब ऐसे ही जाएंगे और लास्ट में फाइनली ऐसे निकल जाएगी। तो इस केस में हम आपका क्या होगा, यहाँ से आई और यहाँ को चली गई, तो आपका जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड था वो जीरो हो गया। वैसे ही आप सर्कल में देख सकते हैं या आप स्क्वायर में देख सकते हैं। मान लो यहाँ से आई और यहाँ से चले गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहाँ पर आंसर जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वो है एम्पियर लॉ। तो जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ था, वैसे ही एम्पियर जो लॉ है वो आपका एक अनदर मेथड है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड एनी क्लोज कर्व, क्लोज के लिए मैंने इसको ऐसे गोल कर दिया है, वो आपका म्यू नॉट टाइम्स आई होगा। और आई जो है यहाँ पर कितनी करंट उसमें बाउंड है उसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जैसे कोई एक क्लोज सरफेस है, इसमें कुछ करंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी मान लो जैसे कि I1 करंट है और ये I2 करंट है। ठीक है, और I1 जो करंट है इसको हम डॉट लिख रहे हैं, और जो I2 करंट है इसको हम क्रॉस लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्रॉस है इसका मतलब है इनवर्ड। ठीक है, क्रॉस अगर लिखा है इसका मतलब होता है इनवर्ड, और इनवर्ड मतलब जो हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वहीं आपका जो डॉट है इसका मतलब है आउटवर्ड, और आउटवर्ड का मतलब होता है पॉजिटिव। तो जब आपको यहाँ पर एम्पियर लॉ लगाना होगा तो आपका कैसे लग जाएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, और ब्रैकेट में आप क्या करोगे, विद साइन लोगे। आपकी I2 क्रॉस है तो क्रॉस वाली क्या होती है, नेगेटिव, तो हो जाएगा I1 माइनस I2। ये लॉ आपका सेम वैसे ही है जैसे आपका गॉस लॉ हुआ करता था। ठीक है, तो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है इनकमिंग और आउटगोइंग, या आप बोल सकते हो इनवर्ड और आउटवर्ड करंट के बारे में, तो आप कंपटीशन में तैयार रहें। ठीक है, अब इस एम्पियर लॉ के हम करते हैं एप्लीकेशन। तो एम्पियर साहब के लॉ जो हैं उसके हम एप्लीकेशन करें तो पहला एप्लीकेशन करते हैं हम सिलेंड्रिकल वायर पे। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका वो क्या है, सिलेंड्रिकल वायर। तो हम सिलेंड्रिकल वायर का कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा
पहला एप्लीकेशन है, हम उसको बाय यूजिंग एम्पियर लॉ निकालेंगे। अब सिलेंडर आपने पढ़ा होगा, मे बी वो सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है भैया, मे बी वो सॉलिड ना होके थिन हॉलो सिलेंडर हो सकता है, अंदर से खाली वाला हो सकता है, और या आपका वो थिक हॉलो सिलेंडर हो सकता है। तो उसको भी लिख लेते हैं। तीनों टाइप के हम केस डिस्कस कर लेंगे। थिक हॉलो सिलेंडर हो सकता है। तो जब आप इस पे एम्पियर लॉ लगाएंगे, ये हमारा कोई डेरिवेशन सीरीज नहीं है, बहुत जल्दी मैं आपको डेरिवेशन सीरीज लेके आने वाला हूँ, शायद इसी संडे से आ जाएगी। तो फिर मैं एक एक करके आपको सारी डेरिवेशन करवाऊँगा। तो देखो, इन तीनों केसों में, चाहे सॉलिड सिलेंडर है, चाहे आपका थिन हॉलो सिलेंडर है, चाहे आपका थिक हॉलो सिलेंडर है, इन तीनों केसों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इन तीनों में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, अंदर की ओर होगा। इसमें भैया आपका जीरो नहीं होगा, थिन में जीरो होगा। और देखो, जो आपका थिक है, थिक का मतलब जैसे मान लो इस टाइप का है, जनरली थिक का शेप ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर तो बी जीरो होगा, लेकिन ये जो इसकी सेल है या वॉल है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इनसाइड है भैया। इसके आपने डेरिवेशन किए होंगे क्लास 12 में जब आप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ये देने की बात है कि जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है, अगर ये जीरो नहीं होता है तो कितना होता है? तो बच्चों, इसकी वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, आर वो पॉइंट है जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, 2 पाई r स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपका क्या है, जो कैपिटल आर है वो रेडियस है। ठीक है, अब वही अगर आप आउटसाइड देखें तीनों सिलेंडर का, अगर आप आउटसाइड देखें भैया, तो आउटसाइड कितना हो जाएगा? आउटसाइड आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r। ये आपने कई बार कैलकुलेट किया गया है या करते रहते होंगे। ठीक है जी, तो ये आपका था तीनों सिलेंडर का केस। आप कैसे लगाएंगे तीनों सिलेंडर पे, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर सरफेस पे पूछे तो सरफेस पे भी, ये सरफेस पे हो जाएगा, सॉरी, ये आर आप ये वाला आर बनाइए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, आर वो पॉइंट है, जैसे ये सिलेंडर है आपका, इसके आपको आर डिस्टेंस, यहाँ से आर कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर सरफेस पे आएगा तो सरफेस पे आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई कैपिटल आर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना। और इसी सॉलिड सिलेंडर से आपको ग्राफ भी पूछा गया है बहुत बार, कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा। तो आप बना सकते हैं कि अगर बी और आप आर के बीच में ग्राफ बनाएं, इनिशियली देखो बी डिपेंड कर रहा है इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड उसके बाद आपका ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि आप इनके लिए बनाएंगे, अगर इसका जो होगा इनसाइड आपका कुछ नहीं होगा, आउटसाइड ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस हैं। इससे ज़्यादा वैसे इसमें तो हम कैविटी लेके भी कर सकते थे, लेकिन इसका केस आपसे आपके नीट के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अब सिलेंडर, या आप बोल सकते हो वायर होने के बाद आप करेंगे अगला जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो निकालेंगे सोलेनॉइड का। तो हम डिस्कस करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है आपका वो है सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, आपने कई बार ये सोलेनॉइड पढ़ा होगा, और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कई बार आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आप कहेंगे सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड आपका हम जो बनाएंगे वो एक क्लोज रिंग जैसा है सोलेनॉइड। ठीक है, कैसे बनता है? क्लोज रिंग, या आप एक ऐसी वायर को जब बाउंड करेंगे रिंग के फॉर्म में, जिसका जो लेंथ है, जो आपकी लेंथ है वो डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो डायमीटर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो सोलेनॉइड में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सोलेनॉइड जो टॉपिक है बच्चों, इसमें मैं आपको बताऊं कुछ बातें। सोलेनॉइड को हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट है बार मैग्नेट जैसा।
अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये बार मैग्नेट जैसा ही होता है या बिहेव करता है? इसकी दो रीज़न है। अगर आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, वो सोलेनॉइड की फील्ड लाइन के बिल्कुल एक जैसी लगती है। रेस्ट में अगर आप इन दोनों को छोड़ें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेंगी। एक्सियल कंडीशन में अगर आप दोनों का वी एक्सियल निकालें, वो वैल्यू भी सेम आती है, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, म्यू नॉट 2m/4πr²। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो बार मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव करता है? सोलेनॉइड की तरह। सोलेनॉइड क्यों करता है? क्योंकि 3 रीजन मैंने बताए कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती है, रेस्ट में रखने पे दोनों नॉर्थ साउथ में रुकेंगी, और एक्सियल कंडीशन में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर होगा। अब सोलेनॉइड का जो हमारा फील्ड होगा, इनसाइड आपके सोलेनॉइड का जो फील्ड है बच्चों, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। और आउटसाइड जो होगा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं इसमें लेके आया हूँ ताकि आपका जो चैप्टर आप कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, आपका जो नॉलेज है वो बूस्टअप हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपका सिलेक्शन मतलब मेरा सिलेक्शन, आपके चेहरे पे खुशी तो मेरी चेहरे पे खुशी। ठीक है। एक बच्चा था, कमेंट कर रहा था, प्रॉमिस भी कर रहा था, मुझे अच्छा लगा वो अपना उसका कॉन्फिडेंस देख के, लेकिन मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है। तो जनरली जो सोलेनॉइड है, अगर आप इसका डायग्राम देखें तो देखो, एक लॉन्ग वायर को आप एक ऐसे मोड़ देंगे। कैसे? ऐसे, रिंग के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे करके आप इसको मोड़ देंगे और ऐसे करके वायर निकलेगी। तो ये सोलेनॉइड है जैसे आपका, तो यहाँ पर क्या है, करंट अगर यहाँ से पास कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर आ रही है। ठीक है। तो सोलेनॉइड मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल है जिसमें बहुत सारे जो टर्न हैं टाइटली आपने वाउंड किए हैं। ठीक है, किसमें किए हैं? एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ठीक है जी। तो इसके अंदर, और कंडीशन याद रखना कि इसकी जो लेंथ होगी वो डायमीटर से बहुत ज़्यादा होगी। कंडीशन ये है कि सोलेनॉइड का अगर आप फील्ड बनाते हैं भैया, तो अंदर कैसा होगा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी। अगर आपसे कहेंगे कि भैया कहाँ पर टेंजेंशियल होगी? एट एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप इनसाइड, टेंजेंशियल निकल के आएगी। अच्छा जी, आगे डिस्कस करें। सर क्या इसका मैग्नीट्यूड है? हाँ, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इसका मैग्नीट्यूड होता है, जहाँ पर जो एन है बच्चों, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये बात आप ध्यान रखना, ये इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। क्लियर है आता है? अब बात आती है आउटसाइड कितना होगा। तो इसका जो फील्ड आउटसाइड होगा, आउटसाइड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कई बार पूछा जाता है कि इसके एंड पॉइंट पे कितना होगा। तो इसके जो एंड पॉइंट पे होगा, बी एंड पॉइंट, वो होगा आपका जो इनसाइड है उसका आधा। तो इसका ग्राफ भी बनता है कई बार कि अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का ग्राफ पूछा जाए डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो वैसे तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू जो आएगी कांस्टेंट आएगी, लेकिन एंड पॉइंट पे फिर ये डीके करने लगेगा। तो ये इसका सोलेनॉइड का ग्राफ है, ये वैल्यू एंड पॉइंट की, बी एंड पॉइंट। ठीक है। और ये जो है ये आपकी नॉर्मल वैल्यू है, जहाँ से ये आपका, ये मान के चलिए इधर कहीं से डीके कर रहा है, जहाँ से दोनों में ये जो रीजन है ये b/2 है। ठीक है। कई बार जैसे सोलेनॉइड है, आपसे ये सोलेनॉइड दे दिया, ये एक सोलेनॉइड दे दिया और आपसे कहा कि भैया ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, अब इसका फील्ड बताओ। तो थीटा के टर्म में अगर आप इसका फील्ड लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 प्लस कॉस θ2, अगर इस तरह से आपको पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका सोलेनॉइड। अब इसमें जो डायरेक्शन दी जाती है वो भी
राइट हैंड रूल से दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो सोलेनॉइड है ना बच्चों, इस सोलेनॉइड को बोलते हैं फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। ठीक है, तो थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर एक जो हमारा आगे मिलेगा वो मिलेगा टोराइड। तो टोराइड क्या होता है, देखो टोराइड और सोलेनॉइड में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। टोराइड एक हमारा रिंग शेप का क्लोज सोलेनॉइड होता है, मतलब इसको भी अगर आप एक गोल बना दोगे तो वो टोराइड बन जाएगा। कैसे भैया, जब आप ऐसे रिंग वाले जो रिंग आपने बना रखे हैं, एक ऐसे गोल सरफेस को ऐसे बीच में उसके रिंग बना दोगे, रिंग कैसे, ऐसे, तो ये टोराइड कहलाया जाता है। ठीक है, तो टोराइड में क्या होता है कि उसके जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, और आउटसाइड जो आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, या बोल लो कि इसमें, ठीक है, तो आप ये बोल लो कि इनसाइड इसका जो फील्ड होगा या आउटसाइड जो फील्ड होगा वो आपका जीरो होगा। किसमें, टोराइड में। टोराइड आपका सोलोनाइड का एक रिंग स्ट्रक्चर है या रिंग शेप स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि भैया इसमें जो आपका इसकी बाउंड्री पे वो कितना है, मतलब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि इसके बीच में यहाँ पर कितना है इस बाउंड्री पे, तो यहाँ पर जो इसका अगर आर डिस्टेंस है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है। तो ये थे हमारे एम्पियर साहब के जो लॉ थे, उस लॉ के एप्लीकेशन। ठीक है, जो हमारा ये वाला सोलेनॉइड था बच्चों, इसको आप इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी कह सकते हो, इसको आप इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी कह सकते हो। क्लियर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर होता है वो कांस्टेंट होता है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, या आप बोल सकते हो पैरेलल टू एक्सिस होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला जो इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, डिपेंड करता है वो कि किस एंगल से जा रहा है। ठीक है, अगर वो थीटा बच्चों 0 डिग्री से जाए या 180 डिग्री से जाए तब क्या होगा, अगर वो थीटा 90 डिग्री से घुसे तब क्या होगा, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल से जा रहा है ये बताएगा। और मे बी वो 0 से ना जाए, 90 से भी ना जाए, 180 से भी ना जाए, कोई एक वेरिएबल से चले जाए, जैसे कि 45 से चले जाए, 60 से चले जाए, 65 से चले जाए। तो जो 3 केस यहाँ से अराइज होते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देखेंगे तो सबसे पहले ये वहाँ पर डिफाइन क्या रहेगा कि वो किस एंगल से जा रहा है। अगर वो 0 या 180 एंगल से जाएगा तो आपका जो पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, और वहीं अगर 90 डिग्री से जाएगा तो आपका जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर पाथ। अगर आपका अदर देन 0, 90, 180 से जाएगा तो उस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने देखा ही है, सर्कुलर भी आपने देखा ही है, और हेलिकल पाथ मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलिकल पाथ कैसे होता है, ये ऐसे जाएगा, इसकी तो यहाँ से लीला ख़त्म हो गई। अगर वो सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पे, ठीक है, वो सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही बराबर होगा तो जिस भी वो सर्कल में जाएगा, मान लो ये सर्कल में जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी ना भैया, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी ओवर क्यू बी। और एम वी को आप बोल सकते हो पी ओवर मोमेंटम के टर्म में क्यू बी। और मोमेंटम को अगर आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ब्रेक करो तो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, तो p यहाँ से निकालोगे तो √2m के आ जाएगा, तो √2m के ओवर क्यू बी हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ से आपकी डिपेंडेंसी निकल जाएगी। वहीं बात आती है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर ओवर वी कर लो,
या आप ये रिलेशन लगा लो 2 पाई/ओमेगा। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे v की तो आपको क्या निकल के आएगा 2 पाई/m/क्यूबी। समझ रहे हैं यहाँ पे। एक बात और नोट करने की है, जो ओमेगा है वो हो गया v/r, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा हो गया VR और ये हो गया QB/m, और QB/m को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। ठीक है। अब ध्यान रखने की बातें क्या हैं? क्वेश्चन तो इन्हीं से आएगा ना कि एक पार्टिकल है वो 90 डिग्री से जा रहा है, तो भैया रेडियस बताओ, ये बताओ, टाइम पीरियड बताओ। इसमें बात ये है बच्चों, जो हमारे पार्टिकल अगर इसमें जा रहा है तो आप देखिए सर्कुलर मोशन में आपका इसमें क्या क्या होगा। मैं यहाँ पर एक बढ़िया सा टेबल बना देता हूँ आपके लिए। स्पीड हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, वो आपकी पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी, पहली बात। दूसरी बात वेलोसिटी हो गई और मोमेंटम हो गया, वो चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ चेंज ओनली डायरेक्शन। ये भी आप समझ जाना, पूछेगा आपसे। आप देखिए इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, पार्टिकल का मोशन इधर है, तो F और V के बीच में एंगल 90 बन गया। और अगर F और V के बीच में एंगल 90 बन गया तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सर्कुलर मोशन में कितना होगा? 0। आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि F V का परपेंडिकुलर है, या फोर्स जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। तो अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होगा तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। अब वही बात करते हैं हेलिकल में। तो हेलिकल में जो रेडियस हो जाएगी उसमें आपका वेलोसिटी का फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो mv sin थीटा ओवर QB ये आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा, या आप बोल सकते हो रेडियस की वैल्यू ये हो जाएगी। टाइम पीरियड तो आपका यही निकल के आएगा 2 πm/QB। बस इसमें पिच आता है, दो कंजिक्यूटिव हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं। तो पिच की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी का आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वेलोसिटी ऐसे होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो आप समझ सकते हैं v cos थीटा, तो ये t इंटू वी कॉस थीटा कर लीजिए और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ये सर्कुलर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना। और मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करते बच्चों। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। वेलोसिटी और उसके बीच का एंगल 90, और एक बार 90 हो गया तो फिर वो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई भी वर्क नहीं करते। आगे चलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका अगला टॉपिक है वह है फोर्स का। तो जनरली क्या है, फोर्स टॉपिक से आपके 3 केस अराइज होते हैं। पहला कि किसी मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स होगा। अगर आपके पास एक मूविंग चार्ज है तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया कितना फोर्स होगा। ठीक है। तो मूविंग चार्ज पे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो होता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है और आपको इसका वेक्टर फॉर्म भी आना चाहिए। अभी 2023 के जो नीट का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन पूछा था, तो उससे प्लस माइनस का डिफरेंस आ सकता है। दूसरा जो हमारा है, जैसे पहला मूविंग चार्ज है, अगर आपको करंट कैरिंग कंडक्टर का पूछ लिया जाए तो उसका जो फोर्स होगा वो होता है बच्चों BIL साइन थीटा। B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट, L है उसकी लेंथ। ठीक है। तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में अगर हम बना दें, और यही पूछा था आपसे नीट 2023 में, और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सारे फॉर्मूले रिमाइंड होने चाहिए। तो IL क्रॉस B। तो मैं आपसे कहता हूँ आप किसी का भी कोचिंग का बैच लेके आओ, लेकिन एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लो, चाहे मेरे से कर लो चाहे किसी से भी कर लो, जहाँ आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे नीट में आया था, उसमें लेंथ दी थी, बी दिया था, आप निकाल सकते थे। मूविंग चार्ज भी कर लिया। तीसरा जो केस है हमारा
वो है 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल वायर दे दिए, ठीक है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, 2 कंडक्टर दे दिए जो पैरेलली रखे थे। अब इसमें भी 2 केस बनते हैं। क्या? पहला केस ये कि दोनों में करंट एक जगह एक जैसी हो, जिसको आप पैरेलल करंट कह सकते हैं, और दूसरा ये कि दोनों की करंट एक दूसरे के अपोजिट हो, जिसको आप एंटी पैरेलल भी कह सकते हो। तो जो इनके बीच की जो लेंथ इसका L है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भैया बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या पूछा जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स से कितना होगा, सॉरी। तो पैरेलल पैरेलल के केस में इसको हम बोलेंगे, अगर पैरेलल करंट है दोनों में तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। और वहीं पर अगर दोनों में करंट एक दूसरे के अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल के केस में जो उसमें फोर्स होगा वो आपका रिपल्सिव होगा। ये तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया गया। अब आपसे पूछे जाएगा अगर कि भैया वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट, अगर पहले में करंट I1 है दूसरे में I2 है, सिमिलरली यहाँ I1 है I2 है, तो म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन में 2 पाई r, ये आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी। क्या होगी? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r। तो ये बात आप ध्यान रखना कि 2 पैरेलल, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पैरेलल करंट मतलब दोनों ऊपर को या दोनों नीचे को, एंटी पैरेलल मतलब एक ऊपर को एक नीचे को, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसका ग्राफ पूछा जाएगा अगर आपसे कहेंगे कि फोर्स और I1 I2 में ग्राफ बनाओ, दूसरा आपसे कहेंगे फोर्स और डिस्टेंस में बताओ, तीसरा कहेंगे फोर्स और डिस्टेंस में बताओ। अब इसमें क्या है, अगर फोर्स और I1 I2 पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन से जाते हुए। अगर फोर्स और डिस्टेंस के बीच में बताना है और आपसे ये कह दिया गया कि जो I1 I2 की वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगी आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव है अगर तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और वहीं अगर आपकी I1 I2 की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आप कहेंगे कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो ये भी ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें चलते हैं, अगर V 0 हो गया, सपोज अगर V ही 0 हो गया तो आपका F 0 हो जाएगा। अगर आपका थीटा 0 हो जाएगा तब भी आपका F 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा आपका 90 हो जाएगा तो आपका F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QVB, क्योंकि साइन 91। जो वर्क डन होता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का वो 0 होता है, हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर फोर्स है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें भी हमारे केस बनते हैं, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में है। सोचिए कोई अगर चार्ज है आपका और वो चार्ज आपका कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक, इनिशियली वो रेस्ट पे था और बाद में वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो कोई भी चार्ज अगर मोशन करेगा उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, और वहाँ पर जो फोर्स होगा वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस सम ऑफ मैग्नेटिक के बराबर होगा। और जो सम ऑफ इलेक्ट्रिक है बच्चों उसकी वैल्यू आपने पढ़ी है QE प्लस ये हो जाएगा QQ VB और साइन थीटा, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ जाएगा? सम कर जाना पड़ेगा। और अगर आप इसको अच्छे से लिखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V प्लस V क्रॉस B, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें कुछ कहानी है, क्या कहानी है? केस 1 आप इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों कोलिनियर हो गए, ठीक है, VEB कोलिनियर मतलब एक लाइन में हो गए। तो कोलिनियर होने के बाद
आपकी जो कंडीशन होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। कौन सा वाला? मैग्नेटिक, याद रखना मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक में साइन थीटा आता है, इलेक्ट्रिक में कोई थीटा थोड़ी आता है। तो ओनली कौन सा डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रिक ई एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। तो इस केस में जो हमारा पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड हमारी चेंज होगी, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चेंज होगी विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो उस केस में जो एक्सलेशन लगेगा वो लग जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वाला F/m इक्वल टू QE/m लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड केस ये है, अगर आपका इसी में सेकंड केस ये है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, ठीक है, तो इस केस में हमारा या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया। तीनों अगर ये ऐसी कोई भी कंडीशन आपको मिलती हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि एफ इलेक्ट्रिक एफ मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर हो जाए। आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, अगर ई बी पैरेलल हो गए, ई बी के परपेंडिकुलर हो गया वेलोसिटी के, और बी भी हो गया, ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में जो हमारा पार्टिकल का पाथ होगा वो कर्व होगा। यहाँ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने आपको बताया यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा, और वेलोसिटी, मोमेंटम, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी सब चेंज होंगे, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। यहाँ पर पाथ कर्व हो जाएगा। अगर आपका केस नंबर थर्ड ये है, मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आप इनको समझिए। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो नेट फोर्स आपका फिर जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो ए भी जीरो हो जाएगा। ए अगर जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब हमारा लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के भैया बराबर हो जाए। और दोनों जब बराबर होंगे तो आप कह सकते हैं सर ये तो क्यू ई होता है और ये क्यू वी बी साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर साइन 91, क्यू से क्यू कट गया, तो v इक्वल टू E/b। और जो ये v है इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ रहे हैं? तो कई बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया वेलोसिटी सिलेक्टर नाम की चीज़ क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर को अगर आप एक लाइन में समझें तो बच्चों, ये जो कंडीशन है वेलोसिटी सिलेक्टर की, ये वाली जो कंडीशन है, इसको हम यूज करते हैं टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ डिफरेंट स्पीड। अलग अलग स्पीड के पार्टिकल आ रहे हैं, हम उनको एक उनके मास और चार्ज को रिस्पेक्टिव में नहीं देखेंगे, हम उस क्या करेंगे, कुछ एक बाउंड्री लगाएंगे जहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि इससे ऊपर हमें लेना है, तो वहाँ पर ये काम आता है, ठीक है। तो जो क्रॉस फील्ड है ई और बी, वो सर्व करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये पूछा जाएगा कि कौन सर्व करता है, तो जब ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1897 में मेजर किया था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यही अगर मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, अगर आप देखें मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, वेलोसिटी सेलेक्टर, आपको पेज नंबर बता दूं 140 पेज में आप जाएंगे, या जो अगर आपकी नई एनसीईआरटी है उसमें वेलोसिटी सेलेक्टर हेडिंग पड़ी होगी, उसमें जाएंगे तो उसमें ये लिखा है कि जो वेलोसिटी सेलेक्टर है पहली बार जो यूज किया वो थॉमसन साहब ने किया, ठीक है, और E/m रेशियो निकालने के लिए किया। दूसरी बात जो एनसीईआरटी में लिखा है, यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। किस में यूज करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो, आप सोचोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ बच्चों। अब देखो, इस बार क्वेश्चन आया था कि जो हमारा वर्च्यूमीटर है वो किस पे बेस्ड है। अब कोई सोच ही नहीं सकता था नीट वाले ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, और ये एक डिवाइस है बच्चों जिसमें हम सेपरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल, आयंस को
उनके चार्ज टू मास रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम था फोर्स। फोर्स हमने तीन तरह से पढ़े, एक हमने मूविंग चार्ज पे, और ये आपके 2023 के पेपर में पूछा था कि बी आई एल साइन थीटा, और आपसे ये पूछा गया था, लेंथ दी थी आपको, बी दिया था, आई दिया था, और वेक्टर प्रोडक्ट से निकालना था, आपको वैल्यू नहीं दी थी थीटा की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बहुत शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको करेंगे नहीं बच्चों। तो देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, अभी हम इसका कन्वर्जन भी करेंगे और इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके वहाँ, तो आप इसका फंडा समझिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये होता है कि जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है वो जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है उसके बराबर होता है, ये इसका प्रिंसिपल होगा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, अगर के टाइम अल्फा है, के आपका टॉरिजन कांस्टेंट है, और जो हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क है, टॉर्क होता क्या है, एम बी साइन थीटा, और उसको आप ये भी लिख सकते हैं नवी। ठीक है, एम बी एन ए आई जो होता है वो आपका एम होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी करंट निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, के अपॉन एन ए बी ओ टू एल्फा, और इसी को बच्चों आप बोलते हैं जी, और जी मतलब गैल्वेनोमीटर। आपका जो जी है वो है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह सकते हैं, मैं इसको लिख ही देता हूँ। जी को आप बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, फिगर ऑफ मेरिट बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं करंट रिडक्शन फैक्टर। तीन चीज़ों में से आप इसको कोई भी एक टर्म्स बोल सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। अब गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है आपकी करंट किसी सर्किट में। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क इसका डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखना, इसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। और कैसे डिफाइन होगा, फिगर ऑफ मेरिट, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, फिगर ऑफ मेरिट इक्वल टू हो गया जी, और जी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आई ओवर एल्फा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर एक होता है करंट सेंसिटिविटी, सी एस से लिख रहा हूँ। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये है, जो फॉर्मूला है इसका वो ये है कि आप एल्फ़ा ओवर आई कर दीजिए, आपको करंट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। तो ये एल्फ़ा है, अगर आई भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो जी क्या हो जाएगा, 1/g, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी एन ए बी ओवर के। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जो एल्फ़ा है वो 1/g टाइम्स आई है, तो इसको जब आप एल्फ़ा ओवर आई करेंगे तो 1/g। ठीक है, और के ओवर एन बी ए की वैल्यू क्या है आपकी, जी है, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एन ए बी ओवर के। वहीं पर वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है एल्फ़ा ओवर वी, तो इसमें भी भैया एन ए बी ऊपर आएगा, तो याद रखना एन ए बी ऊपर ही आएगा। ठीक है, एन ए बी ओवर, अब यहाँ पर ये के रहेगा, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज का आप क्या कह सकते हैं, वोल्टेज का एल्फ़ा ओवर वी आर हो जाएगा। क्यों, वी इक्वल टू आई आर, आई से आई कट जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी ओवर आर हो सकता है। ये रिलेशन है, ये छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको तैयार रख दें। दूसरी बात है, इसकी सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, आपने पढ़ा के अल्फ़ा इक्वल टू नवी, और यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे अगर, तो आ जाएगा एन ए बी नवी ओवर के आ जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, नबी ओवर के आ जाएगा। तो अल्फ़ा आपकी क्या डिसाइड करती है, सेंसिटिविटी। अल्फ़ा कब इंक्रीज होगी, जब आपका एन इंक्रीज होगा, जब आपका ए इंक्रीज होगा, जब आपका के इंक्रीज होगा। तो अल्फ़ा इंक्रीज होगा तो इसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर आप के को डिक्रीज कर देते हो तभी इंक्रीज होगी, तो के बढ़ाने पे सेंसिटिविटी घटेगी, के को घटाओगे तब सेंसिटिविटी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको इसमें ध्यान में क्या रखना है, अल्फ़ा इक्वल टू नबी ओवर आई,
और यहाँ से आप सारे ही कुछ कर सकते हो। एक बात और बता दूँ, जो आपका गैल्वेनोमीटर है बच्चों, इसमें रेडियल फील्ड प्रेजेंट होता है और फास्फोरस ब्रोंज यूज किया जाता है सस्पेंशन के लिए। लिख देते हैं, क्या पता कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गए। रेडियल फील्ड आपका यूज होगा और फास्फोरस ब्रोंज यूज करते हैं इसको सस्पेंशन के लिए, ठीक है। अब हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसको हम दो तरह से कन्वर्जन करते हैं, एक एमीमीटर में और दूसरा वोल्ट मीटर में। पहला जो हम कन्वर्जन करेंगे वो करेंगे गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर में, ठीक है। और एमीमीटर किस काम आता है? करंट नापने के। और दूसरा जो कन्वर्जन करेंगे हम वो करेंगे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में। तो अब देखो, गैल्वेनोमीटर से जैसे आप कन्वर्जन कर रहे हैं, मान लो ये एक वायर में आपने गैल्वेनोमीटर लगवा दिया ऐसे, ठीक है, जिसमें कोई करंट बह रही थी जिसको हमने आईजी किया। अब जैसे ही आप किसी गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा पैरेलल में, जिसको हम बोलते हैं शंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, या शंट वैल्यू कह देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में अगर आपको कोई रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो पैरेलल में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एमीमीटर। और जनरली इसकी वैल्यू जो होती है वो लो होती है, ये भी आप ध्यान रखना। तो अब इसमें आप देखेंगे, अगर पूरे सर्किट में यहाँ आई करंट है तो केसीएल कहता है यहाँ भी आई होगी। अगर ये आई जी इधर चले गई तो यहाँ कितना चले जाएगा? आई माइनस आई जी। और पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है, तो गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज होगा V इंटू आई, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इंटू आर, तो आई जी इंटू जी इक्वल टू ऊपर कितनी करंट है? आई माइनस आई जी इंटू आर। तो आपसे पूछा जाएगा कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी भैया, तो रट्टा नहीं मारना है भैया, आपको सर्किट आना चाहिए, समझ रहे? तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए, क्लियर है ना? आपसे 1 2 3 4 वेरिएबल में एक दे देगा एक, और बाकी पूछ लेगा, 3 वैल्यू दे रहेगी, एक निकालो रहेगा, तो आपको डरना नहीं है। तो जब भी आप गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो लो होगी। दूसरी बात, अगर एमीमीटर के बारे में थोड़ा सा आप पहले, चलो गैल्वेनोमीटर करते हैं। अगर आप गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में जोड़ देंगे, और सीरीज में जोड़ेंगे तो हाई रेजिस्टेंस आपको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका वोल्टमीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट होगी I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V ओवर आर इक्विवेलेंट। अब गैल्वेनोमीटर का जो G है वो रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में R प्लस जी। अब आपसे पूछ ले, अगर R की वैल्यू पूछता है तो R प्लस जी इक्वल टू V ओवर आई, तो R की वैल्यू हो जाएगी V ओवर आई माइनस के जी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात आपके कन्वर्जन से रिलेटेड हो गई। अब एक एमीमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बात करें बच्चों। एमीमीटर जो है, पहली बात हम शंट की बात करते हैं कि शंट क्या है। शंट एक तरह से रेजिस्टेंस है जो हमारा एमीमीटर की रेंज बढ़ाता है। नंबर 2, हम जब भी कन्वर्जन करेंगे गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर, तो पैरेलल में जुड़ने वाला रेजिस्टेंस शंट कहलाता है। और इसका एक यूज ये भी है कि ये ओवरलोडिंग, या आप बोल सकते हो आपका सर्किट को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। एमीमीटर के बारे में बात करें तो जो एमीमीटर है बच्चों, आइडियल एमीमीटर का जो रेजिस्टेंस है आइडियल का, वो आपका 0 होता है। और जो रेंज होती है एमीमीटर की, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। सिर्फ जो इसकी रेंज होगी एमीमीटर की, आप उसको सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते हो। और ये जो एमीमीटर है आपका, ये हमारा लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, और लो रेजिस्टेंस डिवाइस होने की वजह से इसको आप देखेंगे कि सर्किट में कनेक्ट किया जाता है एज अ सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर में जाने में हम गैल्वेनोमीटर में एक
पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। अब बात आती है वोल्ट मीटर की। आइडियली वोल्ट मीटर का जो हमारा रेजिस्टेंस है बच्चों वो इनफाइनाइट होता है। इसकी जो रेंज होगी वो आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, दोनों की जा सकती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। आगे और देखें, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। और हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसको हम सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और गैल्वेनोमीटर से जब हम बनाते हैं इसको तो सीरीज में हमको रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ता है। तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब हम देखते हैं, अब हम अंतिम टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें, जो आपका मूविंग चार्ज या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला टॉपिक है। इसका अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का। बाकी जो भी टॉपिक रह जाएंगे बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे PYQ, जब हम पूरे चैप्टर वाइज इसका पूरा एक दिन वन शॉट करेंगे तो उस दिन मैं आपको फिर जो भी बचेगा वो अलग से बता दूंगा। और जो हमारा इसमें टॉर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैग्नेटिज्म में करवाऊंगा। पूरा जो टॉर्क है किसी बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट वही है, किसी किसी बुक में आपको पहले मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा होगा वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपने पढ़ना है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? स्मॉल m या कैपिटल M से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी केस बनेंगे क्या? अगर आपको कोई बार मैग्नेट दिया है, सपोज आपको बार मैग्नेट दिया है और बार मैग्नेट में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो इसका जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर इसकी डिस्टेंस 2L है और पोल स्ट्रेंथ QM है, QM, तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट QM इंटू 2L है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक है, ये आपका किसका था? बार मैग्नेट का। अगर यहीं पर बार मैग्नेट न होके करंट लूप होता, अगर बार मैग्नेट नहीं होके करंट लूप होता, तो करंट लूप में आपको करंट दी होती तो मैग्नेटिक डायपोल होता MIA। अगर नंबर ऑफ 10 n होते तो आप n का इंटू कर देते। ठीक है, अगर कोई रोटेटिंग बॉडी दी रहती, ठीक है, तो रोटेटिंग बॉडी का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, रोटेटिंग बॉडी, वो हो जाएगा μL/L इक्वल टू Q/2M। ठीक है, और ये L जो है ये एंगुलर मोमेंटम है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का दे दिया जाए, ठीक है, सारी चीज़ें समराइज कर रहा हूँ। अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछ लिया जाए तो बच्चों वही I = Q/T करिए। वो सब कुछ जब आप करेंगे तो आपका μL/L की वैल्यू आएगी किसी भी पार्टिकल के लिए Q/2M। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो μL/L इक्वल टू E/2M हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए, मास रखिए, तो आपकी वैल्यू निकलेगी 8.8 10⁻10, जिसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अगर आप L की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर NH/2π, तो आपका जो μL है इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी EH ओवर, ये E था, H था और इसमें N भी आ जाएगा, ओवर 4πme। ठीक है, और N अगर 1 रखोगे, N1 मतलब पहली ऑर्बिट के लिए जो μL की वैल्यू है इसी को हम μB कहते हैं, और ये हो जाएगा EH/4πme, और जिसकी वैल्यू होती है 9.27 10⁻24, और ये एक बोर मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब कई बार आपको ऐसा दिया जाता है कि एक वायर है, ठीक है, और वायर से कोई एक शेप में कन्वर्जन करना है। जैसे वायर है, मान लो L लेंथ है उसकी, ये 2023 में भी पूछा था ऐसा क्वेश्चन, और आपको वायर से स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपसे अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो M इक्वल टू, क्योंकि करंट लूप ही है, NIA हो जाएगा। करंट आपको दी रहेगी, एरिया आपको शेप का पता रहेगा। ठीक है, और स्क्वायर की साइड दे देगा कि साइड A है, L लेंथ की वायर को A साइड के स्क्वायर में कन्वर्ट किया है।
तो वहाँ पर आपको छोटा एन निकालना ज़रूरी है। छोटा एन कैसे निकल जाएगा, टोटल लेंथ कर लीजिए और लेंथ से कितने उसके चक्कर बनाए हैं और जो भी शेप है उसका पेरीमीटर लगा लो। जैसे मैं आपसे कहूँ 12 मीटर की वायर थी और आपने ए शेप का कोई क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो आपकी लेंथ हो गई 12, पेरीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, चारों साइड का सम 4a, ठीक है, और 12a कर लो तो ये 3 आ जाएगा। अगर मैं कह दूं कि किसी की लेंथ 12a थी और हमने उसको एक a साइड का स्क्वायर बना दिया तो n निकालना पड़ेगा और इसमें रख दो, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। वैसे ही मैंने कह दिया कि 12a किसी वायर की लेंथ थी, आपने उससे एक ट्रायंगल बना दिया जिसकी साइड a है, तो n कितना हो जाएगा, 12/a, 3 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा n, तो आप यहाँ पे 4 रख लीजिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का आपको एरिया पता होना चाहिए, सबका आपको एरिया पता होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, जो बोर मैग्नेट्रॉन है ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वैल्यू पूछा जा सकता है। अच्छा जी, छठी बात, अगर आपसे टोरॉइड का पूछ लिया जाए मैग्नेटिक मोमेंट, स्ट्रेट वायर का पूछ लिया जाए कभी भी, तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आगे और है इसमें, जैसे आपसे कहा गया कि कोई वायर है, ठीक है, इस वायर को आपने बेंट कर दिया है किसी भी शेप में, तो आप ये समझिए बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट बेंट करने पे घटता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। बाकी जब बार मैग्नेट आएगा तो बार मैग्नेट के केस में मैं बार मैग्नेट का आपको मैग्नेटिक मोमेंट बता दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपने अगर ऑलरेडी पहले कुछ पढ़ा होगा तो आपका पूरा रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं आप कमेंट करिए और मैं उस पर बहुत जल्दी आपको एक इम्प्रूव आप कैसे कर पाएँ वो वीडियो दे दूँगा। और मैं आपसे एक और ये कह रहा हूँ, सब चैप्टर के मैं चैप्टर वाइज आपको PYQ करवाऊँगा। और अब इस चैप्टर की बारी है, क्योंकि मैंने इसमें 2 बेसिक वीडियो बना दी हैं जिससे आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। क्योंकि मैं ऑफलाइन बच्चों से पूछता हूँ तो वो ये कहते हैं सर फॉर्मूले याद नहीं है तो कैसे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार चैप्टर वाइज PYQ कराने से पहले एक बार फॉर्मूले करा दूं फटाफट, ठीक है। अगर आपको सारे फॉर्मूले एक साथ चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फॉर्मूला रिवीजन सीरीज मिलेगी जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खूब मेहनत करिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।